Myself Ankit Malav, ANMP Sir, Physics Faculty at Resonance. Today I will discuss tentative answer key of physics paper. Right? Physics paper code is 055/2/4 and series is SSJ/2. राइट बेटा, ये वाली सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं. पेपर कोड है अपने पास 055/2/4 एंड यू नो वेरी वेल क्वेश्चन पेपर हैज 3 sections. First is objective and second type is assertion reason and third type is case based questions. Right? First section has 25 questions in which you will attend only 20 questions. Second section has total question is 24 but you will attend only 20 questions, right? And third section you given only 6 questions but you will attend only 5 questions, right बेटा. पेपर डिस्कस करते हैं और पेपर डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है उसमें ऑब्जेक्ट एस बट नेगेटिवली चार्ज, राइट, रिपेल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट y जो x है अपने पास वो क्या है बेटा, नेगेटिवली चार्ज है और वो रिपेल्ड हुआ है किससे, y से. तो y पे भी कौन सा चार्ज होगा, रिपेल कब होगा, जब उस पे सेम चार्ज हो, राइट. फिर थर्ड बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट y और y से अट्रैक्ट होगा तो कौन सा होगा इस पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं होगा. जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसने यही पूछा है फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट z. तो यहां पे आपके दिमाग में आया होगा पॉजिटिव चार्ज ओनली, राइट, बट ये ऑप्शंस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बेटा, इस ऑब्जेक्ट को मैं z को न्यूट्रल लेके चलता तो न्यूट्रल की कंडीशन में क्या होता है कि इस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी सेम. दैट इज ये नेगेटिव के पास लेके आओगे तो दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव. इस केस में भी तो ये अट्रैक्ट होगा तो फिर ये क्या आ जाएगा, हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है न्यूट्रल हो. तो फिर क्या आ जाएगी अपने पास कंडीशन, न्यूट्रल एंड पॉजिटिवली चार्ज. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा, सी, राइट. Question number 2. In an experiment, the 3 macroscopic latex spherical object chamber, यहाँ पे अपने पास बेसिकली एक चेंबर दिया हुआ है जिसपे चार्ज है 3 + 3e + 5e - 3e रेस्पेक्टिवली. ऑल 3 स्पेयर्स कम इन कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली, राइट. यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जिन पे चार्ज है 3e 5e - 3e और उनको कॉन्टैक्ट में लाया गया है एक दूसरे के साथ. तो उस केस में क्या होगा, फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाइनल चार्ज. तो उन पे फाइनल चार्ज की वैल्यूज क्या होगी. ये क्वेश्चंस आपको देखने में बहुत टफ लग रहा होगा बट इस क्वेश्चंस को अपन पहले क्लास में मैंने डिस्कस भी किया है जब अपनी क्लास रेगुलर कंटिन्यू हुई है. उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, चार्ज की प्रॉपर्टीज. और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. जब बॉडी पे चार्ज ना तो जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड बट कांटेक्ट पे रखेंगे तो उनका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के थ्रू यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है भाई, यहाँ पे उन्होंने पॉसिबिलिटीज पूछी है तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, +3e + 5e एंड -3e, दैट इज टोटल चार्ज इज 5e. इन 4 कंडीशन को आप ऑब्जर्व करो जिसमें टोटल सम कितना आ रहा होगा, 5e, वही आपका आंसर होगा. ये बेस्ड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. देखो फर्स्ट 5e + 5e 10e - 4e तो यहाँ पे आ गया 6e 12 - 7 यहाँ पे आ गया 5e. यहाँ पे 3.5 5.5 ऐड करोगे और ऑप्शंस में आंसर नहीं है, ओनली 5e, राइट. किस पे बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशंस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चंस. एन ऑब्जेक्ट चार्ज ऑफ 1 coulomb एंड गेन्स 5 × 10⁸ 18 इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट बिकम्स. ये भी अपने पास बेसिकली अपन डिस्कस कर चुके हैं. कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर ही एक प्रॉपर्टी होती थी अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहाँ से Q = ±NE.
यही होता था ना बेटा बेसिकली। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने गेन किए हैं, तो अपने पहले बात करते हैं कि चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम्ब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखो उस बॉडी पे 1 कूलम्ब, अभी चार्ज की बात कर रहे हैं अपन, चार्ज फाइंड करते हैं और चार्ज फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस n 5 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही है अपने पास बेटा बेसिकली। अब इसमें जो वैल्यू पुट करके अपन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, बोलो आंसर कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज Q इक्वल्स टू 0.8 कूलम्ब, यही आया ना। तो आप समझोगे कि टोटल चार्ज, लेकिन इसने क्या किया है गेन चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, पहले 1 कूलम्ब था अब 0.8 और गेन किया, और गेन करने पे उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाता है, कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे 1 माइनस 0.8 तो कितना हो जाएगा आपका चार्ज 0.20 कूलम्ब। तो आंसर क्या आएगा डी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी आपको प्रॉपर्टी है, चार्ज निकालोगे, चार्ज पहले उसने गेन किए हैं दैट इज उसने चार्ज गेन करने का मतलब उस पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा नेगेटिव, तो उसको क्या कर दिया, पहले 1 कूलम्ब था इतना नेगेटिव हो गया, तो जो सब्ट्रैक्ट किया वही आपका आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखो किरचॉफ रूल्स, इसको तो मैंने आपके टेस्ट पेपर में भी जो आपके FST हुए थे उन FST पेपर्स में भी इनकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको बार बार रिवाइज किया करवाया था, और उसी पे ये क्वेश्चंस आपके पेपर में जनरेट हुआ है। किरचॉफ रूल्स, फर्स्ट कौन सा रूल होता है, जंक्शन रूल, जो बेस्ड होता है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और सेकंड है सेकंड रूल KVL, जो किस पे बेस्ड होता है बेटा बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देख लो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या ऑप्शन आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन कौन सा होगा, बोलो बेटा आंसर, कंजर्वेशन चार्ज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय 220 वोल्ट और 100 वोल्ट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट इज, सिंपल सी बात है बेटा। पावर की बात करेंगे तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है V²/R, तो यहां से अपन R फाइंड कर लें बेसिकली, P कितना है अपने पास, V कितना है 220 वोल्ट, स्क्वायर कर दो अपॉन पावर कितनी दी हुई है 100 वोल्ट, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 484 ohms, राइट। सेकेंड केस में अगेन जो पूछा गया है वो पावर, एंड पावर का फॉर्मूला V²/R दैट इज V कितना दिया हुआ है बेटा, यही गिवन है, एंड R R आप फाइंड कर चुके हो 484, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा बेटा, सोल्व करने पे 25 वोट, आंसर क्या होगा 25 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मैंने जब करंट की बात की थी बेटा, वहां पे जब करंट वाले चैप्टर में बेसिकली अपन बात करते हैं कंडक्टर की, लेकिन मैंने आपको स्टडी करवाई थी सेमीकंडक्टर की भी, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स विल बी नेगेटिव। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था। सेकंड बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें अपने पास दिया हुआ है 2 वायर्स है, और 2 वायर्स I1 एंड I2, I1 करंट इसमें फ्लो हो रही है एंड सेकंड I2 करंट अपवर्ड फ्लो हो रही है, और यहाँ दिया हुआ है क्या, वन स्लाइटली अबव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये दिए हुए हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और फाइंड कहाँ करना है, वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज,
कहाँ पे, वर्टिकली अपवर्ड। तो इसमें जो आंसर लाओगे बेटा वो कहाँ से आएगा, देखो अपने पास करंट की डायरेक्शन किससे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ से करंट कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, सर्कुलर लूप में होगा ना। तो सर्कुलर लूप में होगा तो यहाँ पे निकालोगे तो आउटसाइड आ रहा है 1 के थ्रू, और यहाँ निकालोगे तो कैसा आएगा, ये इधर गया, यहाँ पे इनवर्ड, दैट इज क्रॉस। ये किसके थ्रू फाइंड किया है मैंने, I1 के थ्रू। ऐसे ही बात करें I2 के थ्रू, तो I2 ये इस साइड बात करोगे तो इनवर्ड एंड दिस साइड इज आउटवर्ड। तो इनवर्ड का मतलब क्रॉस और यहाँ पे आउटवर्ड। एनी डाउट, नो। देखो अब उसने क्या पूछा है, अपने पास मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ अपोजिट है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन उसने पूछा क्या है, वर्टिकली अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ, ये इनवर्ड हो गया और ये अपवर्ड्स, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका, कोई डाउट, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। यहाँ पे I1 ये क्या दी हुई है आपके पास, I1 एंड दिस इज I2। यहाँ पे टू पैरेलल कंडक्टर्स हैं। इस पर मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 क्वेश्चंस, 5 to 6-7 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं कि ये दोनों वायर से दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होगी तो वो अट्रैक्ट भी करते हैं, अपोजिट होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। R इज डिस्टेंस बिटवीन वायर्स। क्या गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 कितना है बेटा, 4 एम्पियर। I1 कितना है, 4 एम्पियर, राइट, 4 एम्पियर एंड I2 10 एम्पियर, राइट, अपॉन 2 पाई R, डिस्टेंस बिटवीन देम 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻²। यही होगा बेटा। सोल्व करोगे 2 टाइम्स कट, जब इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या फाइंड होगा बेटा, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका कंप्लीट जो आंसर फाइंड होगा वो होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। इसको सोल्व करके देख लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होगा अपने पास, इफ एन अमीटर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की जगह आपने को क्या यूज लेना है, आपको अमीटर, देन दी मस्ट कनेक्ट विद अमीटर इज। क्या कनेक्ट करोगे, क्या कनेक्ट करोगे, चैप्टर नंबर 3 में मैंने इसके बारे में, जब पोटेंशियोमीटर गैल्वेनोमीटर वगैरह को अपन चेंज करते थे अमीटर में, तब मैंने इस कंडीशन को आपको डिस्क्राइब किया था। और वो क्या थी, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे सीरीज में तो वोल्ट मीटर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीटर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R। ये सर्कुलर लूप, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, कितनी है बेटा, R, राइट। और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, B1, यानी कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। यही होता है बायोट साउट लॉ की एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशंस। सेकंड बात की है उसने, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस R। एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्सिस पे कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा, एक्सिस पे इन्होंने B2 बोला है और म्यू नॉट NI, N की वैल्यू 1 है, म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह उन्होंने डिस्टेंस कितनी बात करी है बेटा, R, तो ये R स्क्वायर म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, राइट। अब उन्होंने पूछा इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो निकालोगे तो B1 अपॉन B2 और इसकी वैल्यू ये म्यू नॉट I अपॉन
2r, इसको डिवाइड करेंगे तो रिवर्स कर दूं मैं, कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये इसको सॉल्व कर दें, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया 2r², इसकी होल पावर 3/2, तो म्यू नॉट आई कट, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2, इसकी होल पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब √2 का क्यूब 2√2, यही हो गया ना भाई, यहाँ पे 3/2 है तो 3/2 का मतलब एक तो हो गया क्यू √2 और √2 को 3 टाइम्स लिख दोगे तो √2 तो एक तो हो गया 2 √2 और ये r यहाँ पे कितना होगा क्यूब और ये 2r इंटू r², तो ये r³ कंप्लीट कट, ये कट, तो आंसर कितना आया 2√2, क्या आंसर आएगा आपका ए। इस फॉर्मूले पे इसी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी पेपर में दिया था, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं अपने एफएसटी को, उसी एफएसटी के क्वेश्चन के बेस पे ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आया है। तो जिसने भी एफएसटी वगैरह क्लियर किए होंगे अपने, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आपने गेन किए होंगे, वो यहाँ पे भी पेपर में मार्क्स ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें अपन, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है बेटा, और ये क्या दिया हुआ है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस L, मिली का मतलब 10⁻³ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल हैविंग 500 टर्न्स विद द सेम लेंथ। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, वो बताओ मेरे को पहले। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड मैंने एक कंप्लीट डेरिवेशन करवाया था, किस बेसिस पे कि मैंने कहा था कि आपकी ये कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट ध्यान भी रखना है, उसके अलावा डेरिवेशन से जल्दी याद हो जाता है। म्यू नॉट n² A/L, दिस इज अ लेंथ एंड दिस इज अ सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ पे उसने बात की है सेम लेंथ सेम रेडियस, तो यहाँ रेडियस की बात करोगे तो इसको चाहे तो आप किस में लिख सकते हो बेटा πr², राइट, ये हो गया L1। तो फर्स्ट वाले केस में L1 लोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स, ये सब कांस्टेंट है, रेडियस पाई L म्यू नॉट, तो यहाँ पे L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1²। ऐसे ही क्या होगा, सेकंड वाला केस दिया हुआ है तो उसमें भी कितना होगा, L2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2²। तो इनका रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, L1/L2 N1/N2, इसका होल स्क्वायर, और आपसे पूछा क्या है बोलो बेटा, सेकंड L2 पूछा है तो L2 की वैल्यू निकाल लो, N1 कितना है 108 इंटू 10⁻³ L2 फाइंड करना है। -3 क्यों यूज लिया, क्योंकि ये मिली दिया हुआ है, मिली हेनरी, हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट इज 600, राइट, सेकंड इज कितना दिया अपने पास, नंबर ऑफ टर्न्स 500, सोल्व करोगे स्क्वायर 20 कट, तो L2 को सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 108 इंटू 10⁻³ अपॉन 6, यही हुआ ना, 6 का स्क्वायर, ये भी 25 क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, और ये 36, इससे कट करोगे कंप्लीट, तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कट करके फाइनल आंसर निकालोगे तो अपने पास L2 की वैल्यू क्या फाइंड होगी बेटा 75 मिली हेनरी। इसको सोल्व करना और इससे जो आंसर आएगा वो 75 मिली हेनरी होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो इजीली। मेन था कॉन्सेप्ट, जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, RMS करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज, क्या दिया हुआ है, हर्ट्ज में क्या वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी, ऐसी सोर्स, और ये दी हुई है करंट, कौन सी करंट, RMS करंट, तो ये हो गई अपने पास IRMS, राइट। द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, ये टाइम दिया हुआ है, सेकेंड है तो टाइम, आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0, ठीक है। इज अपन को फाइंड करनी है करंट, जब उसकी वैल्यू कितनी, इतने सेकंड बाद कितनी हो जाएगी
जीरो। तो बेसिकली अपन बात करें I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होती है ना करंट की इक्वेशन, एससी में अपन ने बात की है। अब यहाँ ओमेगा की जगह इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। होती है नहीं होती बेटा वैल्यू, होती है। अब आई नॉट यहाँ पे ये मत समझना कि ये आरएमएस वैल्यू दी हुई है, तो आई आरएमएस और आई नॉट कैसे फाइंड करें, बेसिकली कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे आई आर एम एस का आपसे बार बार मैंने फॉर्मूला क्लास में रिवाइज करवाया था, क्या आती है उसकी वैल्यू, आई नॉट अपॉन रूट टू। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, रूट टू आई आर एम एस। तो ये आई आर एम एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 15 है नहीं है, ये रूट टू एम्पियर, ये हो गया आई नॉट। यहाँ पुट कर दोगे तो ये कितना हो गया, 15 रूट टू साइन 2 पाई, एफ की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज, टाइम कितना है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया, 5 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम, साइन पाई बाई 6 कितनी होती है, साइन पाई बाई 6 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, कट होगा तो कितना आ जाएगा 15 बाई रूट टू। आंसर क्या आएगा आपका, जल्दी बोलो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, 15 बाई रूट टू एम्पियर। इजी क्वेश्चंस है, इसी क्वेश्चंस को मैंने केवल वैल्यू चेंज थी बेटा आपको क्लास में करवाया भी है एसी के अंदर, जहाँ पे मैंने आपसे IRMS से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, उन्हीं में से ये एक क्वेश्चंस है, आप चेक करें अपने नोट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड सोर्स वोल्टेज, यहाँ पे करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है बेटा ध्यान रखना, करंट एंड वोल्टेज, और कितना दिया हुआ है π/2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट्स एस इन दिस सर्किट। π/2 एंगल किसमें नहीं होगा, जब फेज डिफरेंस की बात करेंगे, कैन नॉट बी एलिमेंट्स, नहीं हटा सकते इन दी सर्किट, आपको बहुत इजीली मैंने बताया था। यहाँ पे π/2 सी ये भी है, एल एंड आर, आर के अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा, फेज डिफरेंस 0, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड इज गिवन बाई V इक्वल्स टू 3x एंड x इज इन द मीटर एंड वोल्ट्स। पूछा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 मीटर 0/2 मीटर्स, राइट। यहाँ पे बात करें अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा। तो यहाँ पे बात करें तो E इक्वल्स टू -dV/dr, यही होता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे आपको x में दिया हुआ है, तो क्या इस रिलेशन को मैं dV/dx, मैंने बोला था कि ये 1D, वन डायमेंशनल है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव में dV/x एक्सिस के अलोंग बात करेंगे तो dx, dV/dy, dV/dz, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -d/dx, और वैल्यू कितनी दी हुई है 3x²। क्या आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, कर सकते हो इजीली बेटा, माइनस ये कितना हो गया 6x, यही हुआ -6x होने का मतलब, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6 वोल्ट पर मीटर, -x एक्सिस डायरेक्शन, राइट, क्योंकि अदर में पॉजिटिव, यहाँ पे आंसर डिफरेंट है, तो आंसर क्या आएगा आपका 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग -x एक्सिस। एनी डाउट। नेक्स्ट, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको केवल ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना होता है क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द डायग्राम्स करेक्ट रिप्रेजेंट, और कहाँ 2 पॉजिटिव, हर जगह वही है बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बीच में क्या रखा हुआ है न्यूट्रल कंडक्टर्स। आप समझोगे कि न्यूट्रल कंडक्टर्स पे कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो वहाँ तो वो कोई इफेक्ट करेगा ही नहीं, किसी ने ये टिक किया होगा, मैक्सिमम ने राइट भी टिक किया होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होगा देखो, ऑटोमेटिक न्यूट्रल, दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी सेम,
राइट, बट चार्ज होते हैं। नेट चार्ज की बात करोगे तो चार्ज 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी बात करोगे तो क्या इस पे अट्रैक्ट नहीं होगी, ये पॉजिटिव है तो इसके इस साइड में कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और फिर इस साइड कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव की साइड कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ जाएगी ही नहीं जाएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ आई नहीं, ये रॉन्ग है, इसमें अट्रैक्ट ही नहीं किया, तो आंसर क्या होगा आपका, डी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी। कैपेसिटर की बात कर रहा है और यहाँ पे V दिया हुआ है। इट इज अ कैपेसिटेंस इज चेंज्ड, कहाँ से कहाँ तक, 2 माइक्रोफेरेड टू x माइक्रोफेरेड, एंड डिक्रीज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इतने जूल, राइट। तो यहाँ पे कैपेसिटर एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला किससे रिलेटेड, C और V से, क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज हुई है और उसके बाद ये कितना हो गई, तो U की बात करोगे, वैसे चेंज से भी निकाल सकते हैं, मैं तो क्योंकि चेंज इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि इनिशियल निकालोगे तो इनिशियल की वैल्यू हाफ C कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड, और ये कितना दिया हुआ है V, इसको सोल्व करोगे तो वो कितनी आ रही है, 1/2, ठीक है। तो 1/2 वो है, यहाँ पे C का मतलब X, V कितना दिया हुआ है अपने पास, एनर्जी डिक्रीज होके जो है वो अभी प्लेस्ड कर देंगे 200 वोल्ट, यही है। एनर्जी कितनी है अपने पास, 2 × 10⁻⁻2 एंड 1/2 x × 200 स्क्वायर। जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो गया, 4 × 10⁻2 अपॉन 200 स्क्वायर। स्क्वायर होने का मतलब ये माइक्रो में आएगा आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻2 अपॉन 200 × 200, दैट इज 2 कट 10⁻4 ऊपर या 2, कितना हो गया, -4, तो कितना हो गया, 1 माइक्रोफेरेड, हुआ नहीं हुआ बेटा, यही हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा अपने पास, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड across a conductor of resistance 100 ohm. The number of electrons passing through in 1 second. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं आपको इन 1 सेकेंड में, तो क्या करोगे, पोटेंशियल दिया हुआ है, सीधी सिंपल सी बात है बेटा, I = क्या होता है, Q/T, यही होता है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात किया तो Q = NE/T लिख सकते हैं, और I देने की जगह इन्होंने क्या गिवन है बेटा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो I = कितना होता है, V/R, अरे होता ही नहीं होता बेटा, तो N = कितना हो गया, VT/N निकालना है ना, RE, सोल्व करोगे, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट, राइट, टाइम 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस 100 ओम, 1.6 × 10⁻⁻19, सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, आप कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सोल्व करें, सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताएं। किया बेटा, आंसर नंबर ए, दैट इज 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पेडेंस ऑफ LCR सर्किट। ये तो मैंने आपसे जाने कितनी बार जब इस सर्किट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछता था, सिंपल सा क्वेश्चन है, इम्पेडेंस कितना होता है, R² + XL - XC। मैंने आपसे ये भी कहा था, इफ XC इज ग्रेटर देन XC - XL, रिपीट किया था बार बार। तो यहाँ तो ये डायरेक्ट वेरी इजी, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, विदाउट कैलकुलेशन, R² + XL - XC का होल स्क्वायर, दिस इज द इम्पेडेंस ऑफ LCR सर्किट। Next, when an alternating voltage E = E0 sin ωt is applied to a circuit and a current I = I0 sin ωt + π/2 flows through it, the average power dissipated in this circuit. अब आप बहुत सारे फॉर्मूले लगाने के चक्कर में होंगे, एवरेज पावर निकालें बेटा
तो पहले ये पता लगा लो कि एवरेज पावर निकालने, या तो पूरा करो, इनको सॉल्व करो, पूरी सॉल्व करके भी आंसर लाओगे। मैं आपको डायरेक्ट भाई P इक्वल्स टू वी आई लगाओगे, पूरी मैंने सबकी पावर निकलवाई है आपसे, P इक्वल्स टू वी आई सॉल्व करोगे, V और I की वैल्यू पुट करोगे, उसमें एवरेज लोगे, एवरेज लेने पे इसकी जो एवरेज पावर होगी P इक्वल्स टू वी आई, ये V है अपने पास, ये I है, सोल्व करते चलो तो लास्ट में, वैसे ये π/2 एंगल आ रहा है, π/2 वाले केस किसका था, बोलो करंट की इक्वेशन, या तो यहाँ माइनस था तो किसका था, इंडक्टर, और प्लस है तो कैपेसिटर, और कैपेसिटर की एवरेज पावर कितनी होती है, 0। डायरेक्ट भी ला सकते हैं, वन कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अ करंट कैरिंग वायर kept in a uniform magnetic field will experience maximum force it। इस न्यूमेरिकल को मैंने आपसे पेपर उसमें क्लासरूम में जब डिस्कस किया था, वहाँ पे भी आपसे इसके जो केस थे उसमें पूछा था। वहाँ पे तो अपन थीटा एंगल पे लेते थे, थीटा एंगल पे लोगे तो यहाँ पे जो भी चार्ज है उस पर फोर्स कहाँ लगेगा भाई, इसने बोला ना कि कंडक्टर ऑफ लेंथ L, करंट कैरिंग कंडक्टर, थीटा एंगल पे अपन ने डेरिवेशन किया था, क्या आया था फॉर्मूला, बिल साइन थीटा, राइट। अब उसने पूछा है कि मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 0 या 90, 0 डिग्री होगा या 90, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 90 हो। तो 90 होने के केस में कैसे प्लेस्ड करोगे, परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। नेक्स्ट बात करें, अ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड एन एसी सोर्स, वैल्यू गिवन है 20 वोल्ट, 15 वोल्ट, 30 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट इज, कितना होगा रिजल्टेंट वोल्टेज, जल्दी बोलो आप, रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया ना। LCR सर्किट है बेसिकली, LC और R गिवन है और आपको रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा, बोलो, अरे रिजल्टेंट निकालोगे तो इसमें यही होता है ना, LCR कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, इस साइड होता है तो VR, यहाँ पे होता है VL, यहाँ पे होता है VC, और ग्रेटर कौन है यहाँ पे, देखो VR की वैल्यू है 20, रजिस्टर कैपेसिटी है तो कितना हो गया 20, VL कितना है, इंडक्टर 15 वोल्ट, और VC कितना है 30 वोल्ट, यही है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ये यहाँ पे कितना होगा, और 30 माइनस 15 वोल्ट, ये 15 है, ये 20 है, क्या आप V नोट नहीं निकाल सकते, V नोट कैसे निकालोगे, रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट कर दो अब 15 का स्क्वायर, या ऐसे लिख लो VC माइनस VL का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, सोल्व करके देखो फटाफट, आंसर कितना आएगा 25 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होगा, इन अ DC सर्किट डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड, फर्स्ट दिया हुआ है इनसाइड, ध्यान रखना, बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी, सेकंड है आउटसाइड। तो बैटरी में आपको पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, आउटसाइड की बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनसाइड की बात करोगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्या दिया है इनसाइड, तो इनसाइड में कहाँ से कहाँ जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, एंड आउटसाइड कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स। वेरी इजी क्वेश्चंस बेटा, केवल जिसने डायरेक्ट ये ध्यान रखना, इनसाइड पहले आउटसाइड बाद में। यहाँ पे यदि पढ़ने में आपने मिस्टेक की होगी तो आंसर ये भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ें एवरी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज 2q एट डिस्टेंस r is E. Then the magnitude of electric field due to uniform charged thin spherical cell of radius r with total charge q at distance r by 2 will be.
देखो सिंपल सी बात करें, पहले पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये के क्यू कितना दिया हुआ है 2q, और आर कितना दिया हुआ है एट डिस्टेंस आर, राइट, फॉर पॉइंट चार्ज। सेकंड बात कर रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब यहां पे ध्यान दो, जो r की वैल्यू गिवन है, के तो वही, q की वैल्यू q है, और r कितना गिवन है बेटा, r/2, यही हुआ। तो ये कितना हो गया 4kq बाई आर स्क्वायर, यही हुआ बेटा। अब यहाँ पे इससे कंपेयर करें 2kq बाई आर, तो ये स्पेयर के लिए कितना हो गया, इसका 2e हुआ नहीं हुआ, क्योंकि 2kq बाई आर स्क्वायर तो इसमें है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, आंसर क्या आएगा आपका सी। एनी डाउट, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बात करते हैं दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इससे इजी कुछ हो नहीं सकता, मैंने बोला था कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चंस आपके आता है तो वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे ही होगा, 99 पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि इसके अलावा जो भी आपके सिलेबस में था वो डिलीट पोर्शंस में था और वो रिलेटेड था फर्स्ट चैप्टर से, राइट। तो मैंने जो कहा था उसी पे आपके क्वेश्चंस आया है। और यहाँ सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दैट इज BH, whereas the total magnetic field B 0.4 goes the angle of dip। वेरी इजी क्वेश्चंस बेटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, B cos डेल। तो ये BH की वैल्यू कितनी है 0.2 गोज, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किस में बेटा है, वो भी गोज में और ये भी गोज में, और ये कोस डेल, तो ये इधर गई 1/2 की बात करोगे कोस डेल, तो डेल की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से आंसर दें, डेल की वैल्यू 1/2 कब होता है। अब ये भी याद नहीं हो तो सोचते रहो। नेक्स्ट, द करंट इन द प्राइमरी coil of a pair of coils changes from 7 ampere to 3 ampere in 0.4 second। the mutual inductance क्या फाइंड करना है, between the two coils is 0.5 Henry, right। the induced EMF in the secondary coil, सिंपल सा क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है आपको, किसमें, सेकेंडरी कोइल्स में। कैसे फाइंड करोगे बेटा, सेकेंडरी कोइल्स में आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल्स टू, देखो मैंने आपको बोला था कि फाई इक्वल्स टू Li इंडक्टेंस वाले सेल्फ इंडक्टेंस में, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में Mi, यही होता है, अरे यही होता है ना, यही होता है। और अपन को फाइंड करना है 7, यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर, यानी कि करंट को आपको चेंज करना है। तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला M इक्वल्स टू, भाई फाई से रिलेटेड बात करोगे तो फाई इक्वल्स टू Li, ठीक। और यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF, तो इंड्यूस्ड EMF की बात करोगे तो EMF का फॉर्मूला कितना होता है, सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड माइनस d∅/dt, और फाई की वैल्यू रख दो Mi, तो कितना हो गया, तो यहां से क्या कॉमन आ गया बेटा, -m कॉमन आ गया, di/dt, दैट इज चेंज, यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ΔI/ΔT, और ΔT लिख दोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है अपने पास, बिटवीन टू कॉइल्स 0.5 इनटू करंट चेंज हो रही है, बाहर माइनस है तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूं 7 - 3, बाहर वाला माइनस मैंने रिमूव कर दिया, 4 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है बेटा 0.04 सेकेंड, राइट। एनी डाउट, तो सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी से आंसर दें,
सोल्व करो, कैलकुलेशन आप सोल्व किया करो जल्दी जल्दी जल्दी। 50 वोल्ट, राइट, यहाँ से इसको कट करोगे, डबल जीरो ऊपर आएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, 5, एक जीरो कट, ओनली आंसर 50 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आके अपना सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की, और सेक्शन नंबर बी में 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं, बट गिवन कितने होंगे 24। अपन यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, अ स्क्वायर्ड शीट ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर शीट दी हुई है जिसकी साइड ए है, इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट जेड इक्वल्स टू ए। एक्स वाई प्लेन है, उससे डिस्टेंस कितनी है ए, और यहाँ पे एक शीट रखी हुई है, राइट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है जेड डायरेक्शन में, और ये जेड इक्वल्स टू ए है। ठीक है, और वैल्यू कितनी है सी जेड स्क्वायर के कैप। यहाँ के कैप का मतलब अलोंग टू जेड एक्सिस, जेड इक्वल्स टू ए गिवन है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी शीट, फ्लक्स का फॉर्मूला फाइंड करना है। फाई इक्वल्स टू क्या होता है बेसिक फॉर्मूला बेटा, ई डी ए, अरे होता ही नहीं होता, कोस थीटा आएगा, लेकिन यहाँ पे भी के कैप है, उधर भी के कैप है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सोल्व करोगे, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, एरिया कितना आ जाएगा, स्क्वायर शीट है तो ए इंटू ए स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, क्योंकि ये कहाँ रखी हुई है ए डिस्टेंस पे, 0 टू ए। जब सोल्व करोगे तो आंसर आपके पास होगा, वो क्या होगा A4 ए की पावर 4 अपॉन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है अपने पास, यहाँ पे दिया हुआ है 3 चार्ज Q माइनस Q एंड प्लस Q, राइट, Q नॉट प्लेस्ड एट शॉन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज कितना है, Q नॉट एट द ओरिजिन एट पॉइंट O इज। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो देखो इसी में बात करें माइनस Q या प्लस Q, तो चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स होगा अट्रैक्टिव, ये वाला फोर्स होगा रिपल्सिव, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, और दिस इज, इसको F1 ले लिया, इसको F2 ले लिया, कोई डाउट। बोथ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और फोर्स का फॉर्मूला के क्यू, ये होगा ना के क्यू नॉट यानी के भाई F1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, के क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी है ए, यही है, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर। ऐसे ही F2 की बात करोगे तो क्या होगा के क्यू एंड क्यू नॉट ए स्क्वायर। एनी डाउट, ये एक्स क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो बोथ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो नेट फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, वैसे फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पीछे तो 0, तो ये कितना हो गया √2x, और √2x की बात करोगे तो √2, और x की वैल्यू के क्यू नॉट अपॉन, क्या है आंसर आपके पास। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के मैंने आपको क्लास में कुलोम्ब्स लॉ से अपन ने सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल किए थे, क्योंकि बैच की स्टार्टिंग थी, आपके कॉन्सेप्ट वेरी वीक थे, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना था, उन्हें स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस, बहुत सारों के माइंड में आता है कि सर इसको नेगेटिव ले, मैंने बोला था बेटा वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन, तो इन्होंने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया ना, ये अट्रैक्ट होंगे, ये पॉजिटिव है तो रिपेल होंगे। ठीक है, ये वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट दिया हुआ है 3 नैनोकूलम्ब चार्ज Q इनिशियली एट रेस्ट, और चार्ज कितना दिया हुआ है 3 नैनोकूलम्ब एट अ डिस्टेंस R 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 5 नैनोकूलम्ब चार्ज, यही दिया है एट इज ओरिजिन। ठीक है, डायग्राम की बात करें, ओरिजिन पे कितना चार्ज है अपने पास 5 नैनोकूलम्ब, यानी कि नैनो का मतलब 10 की पावर -9 कूलम्ब, और उससे कितनी डिस्टेंस पे R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे सेकेंड चार्ज प्लेस्ड है, कितना 3 नैनोकूलम्ब, दैट इज 10 की पावर -3 कूलम्ब, यही है।
ये वाला चार्ज फिक्स्ड है एंड दिस चार्ज, इस चार्ज की बात कर रहा है चार्ज Q इनिशियली रेस्ट था बट Q इज मूव्ड अवे फ्रॉम कितना Q टू न्यू पोजीशन R2 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको 15 सेंटीमीटर मूव किया और यहाँ पे इस चार्ज को प्लेस्ड कर दिया। ये वाला जो चार्ज था वो कहाँ आ गया, Q डैश पोजीशन पे। उन्होंने पूछा है इन दिस प्रोसेस द वर्क डन बाय द फील्ड। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक गए तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R होगा बेटा। तो आंसर वहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे और सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 4.5 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, अ कार बैटरी चार्ज बाय 12 वोल्ट सप्लाई एंड एनर्जी स्टोर हो रही है 7.20 इंटू 10⁻5 जूल। द चार्ज पास्ड थ्रू द बैटरी इज, यहाँ पे V दिया हुआ है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर दी हुई है, कितनी एनर्जी स्टोर है 7.20 इंटू 10⁻5 जूल। द चार्ज पास्ड थ्रू द बैटरी, आपको Q फाइंड करना है, यही करना है। द चार्ज पास थ्रू द बैटरी इज, चार्ज की बात करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो किस में होंगे, कुलॉम में। ये ऑप्शंस होगा अपने पास कुलॉम, यहाँ पे मिस्टेक है, माइनर सी मिस्टेक, ये कुलॉम में है और ये जूल में दिए हुए थे और ये कुलॉम। तो देखो सिंपल सी बात करें, दो ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये किस में दिए हुए हैं, बेसिकली किस में है बेटा, ये जूल में। तो आंसर क्या आएगा इसका, या तो ये होगा या ये। जब सोल्व करोगे इसको एनर्जी से रिलेटेड तो क्या आ जाएगा भाई, फॉर्मूला है ना एनर्जी स्टोर U इक्वल्स टू QE/2। सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻4 कुलॉम, राइट। नेक्स्ट बात करें, द स्ट्रेट कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ L एंड मास M सस्पेंडेड। देखो लेंथ L है, मास M है, सस्पेंडेड इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ऐसे प्लेन में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है जिसकी लेंथ L है और मास है M, राइट। टोटल मास दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास इज M। पेयर मैग्नेटिक फील्ड B, और ये कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B में है और स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। ठीक है, स्ट्रिंग से, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से ये सस्पेंडेड है। To remove the tension in the supporting string, the magnitude of the current in the wire is, क्या होगा बेटा बेसिक सी बात है, ये सस्पेंडेड है तो इसका मास कहाँ लग रहा होगा mg, वेट कहाँ लग रहा होगा नीचे, यही लगेगा ना बेटा। जब mg डाउनवर्ड होगा और यहाँ पे इस पे फोर्स कौन सा लगेगा, जब करंट फ्लो हो रही होगी तो फोर्स कौन सा लगता है, एक कंडक्टर पे फोर्स कौन सा लगेगा और दोनों एक दूसरे को बैलेंस्ड किए होंगे, वो होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ रोड। कितना होता है बिल, और ये कितना हो गया mg। तो आई निकालना है आपको करंट इन दी वायर, तो कितना हो गया mg अपॉन bl या lb। इजी क्वेश्चन से बेटा, सोल्व करो कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पढ़ने में लैंग्वेज इतनी बड़ी थी, जितना बड़ा तो उसका आंसर नहीं था। ठीक है, 31 की बात करते हैं। अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड एंड आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड अलोंग इट्स एक्सिस। ये अपने पास सोलेनॉइड है, इसके अंदर इन्होंने ये आयरन रोड प्लेस्ड कर दी। ठीक है, क्वांटिटीज विल नॉट इंक्रीज, कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर तो चेंज होगा ना भाई, यहाँ पे कोई चीज़ प्लेस्ड कर दी, मीडियम प्लेस्ड कर देते हो तो उसकी कितनी हो जाती है μr टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इससे पास होगा। द रेट ऑफ हीटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। द सेल्फ इंडक्टेंस, वो तो चेंज होगा, जब B चेंज होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी चेंज होगा। तो आंसर क्या आएगा, रेट ऑफ हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 32, A circuit is connected to an AC source of variable frequency। यहाँ पे frequency क्या दी हुई बेटा, variable दी हुई। As the frequency of the source is increased, frequency increased करोगे, then current first increase and then decrease। मैंने आपको ये तो सिंपल सी बात है बेटा, एक ग्राफ दिया था, किस में होगा,
आपको जब मैंने LCR सर्किट बताया था तो बैंडविड्थ वगैरह के बारे में बताया था, तो वो कौन से टॉपिक में पढ़ा था अपन ने? LCR में। तो इसका तो डायरेक्ट ही आपके पास आंसर है, क्या होगा, किस में होती है, पहले फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही हो, आफ्टर दैट डिक्रीज हो रही हो, किस में होती है, LCR सर्किट में। आपको ये मैंने पूरा ग्राफ ड्रॉ करके बताया था जब अपन ने बैंडविड्थ वगैरह के फाइंड किए थे। ये न्यूमेरिकल तो मैंने, ये न्यूमेरिकल क्या है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया है बेटा। रेजिस्टेंस जो मैंने प्रूफ ऑफ रेजिस्टेंस वाला डेरिवेशन करवाया था आपको क्लास में, उसका ये लास्ट रिजल्ट देखो क्या आता है, लास्ट रिजल्ट उसका आर। जल्दी से जवाब दें, जल्दी आंसर दें बेटा। मैंने, आप चाहो तो अपने रजिस्टर में चेक कर सकते हो, ये कंप्लीट डेरिवेशन करवाया है मैंने अपनी क्लास में। क्या आता है इसका डेरिवेशन, बोलो, मैं ही बता दूं। डायरेक्ट आंसर है ml/ne² टाउ ए। इसका आंसर अपन ने डेरिवेशंस के थ्रू लास्ट रिजल्ट निकाला था और वो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है। तो मैंने कहा था चैप्टर्स को क्लियरली आप रीड करें, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछें। डायरेक्ट डेरिवेशंस आया नहीं आया बेटा। ये वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको इसके अप्रोक्सीमेटली इसी टॉपिक्स के जो न्यू क्वेश्चन है आरपी और आरएल यानी कि रेडियस से रिलेटेड, उसकी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, उसकी टाइम पीरियड से रिलेटेड मैंने आपको अप्रोक्स, मुझे अभी भी पता है 4 to 5 न्यूमेरिकल्स आपको क्लास में करवाए थे, क्योंकि वो मुझे पता था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वहीं से देखो क्वेश्चंस आया है और क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, रेडियस का रेशो पूछा है और रेडियस की आप बात करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पहले क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन्स, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स, वेलोसिटी क्या दी हुई है, देयर स्पीड्स का रेशियो दिया हुआ है। तो ये प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड सेम है। यहाँ पे आर अल्फा लोगे तो आर अल्फा के साथ इसको रिवर्स कर दूँ साथ के साथ, एम अल्फा वी अल्फा क्यू अल्फा बी, तो बी से बी तो कट, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो गिवन है, अभी लिख देंगे इसको। और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और वी पी इनका रेशियो दिया है, अभी साथ के साथ लिख देंगे कितना है रेशियो, किसका है ये ध्यान रखें पहले, 9/4 प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये प्रोटॉन ही है, ठीक है, पुट कर सकते हैं 9/4। यहाँ पे क्यू पी चार्ज ऑन प्रोटॉन और मास ऑन अल्फा पार्टिकल्स कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स। अरे होता ही नहीं होता, आप चाहें तो अपना रजिस्टर चेक कर सकते हो क्या आ रहा है। करवाया ये कॉन्सेप्ट अपन ने, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। यहाँ तो केवल इन्होंने, मैंने आपको करवाया था काइनेटिक एनर्जी सेम हो सकती है, वेलोसिटी सेम हो सकती है, यहाँ पे वेलोसिटी सेम होने की जगह उन्होंने उसका रेशियो दिया है। कॉन्सेप्ट तो वही है ना बेटा। तो देखो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, क्या है आंसर, 9/8। ठीक है, कोई डाउट, नो। देखो बात करते हैं कॉइल ऑफ एरिया, कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एट एन एंगल 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ध्यान दें, ये किससे दिया हुआ है, थीटा कितना लेके चलना होगा आपको, 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ सरफेस के साथ एरिया के साथ दिया हुआ है और एरिया की जब भी एंगल की बात होती है तो वो किससे लेते हैं, एरिया वेक्टर से। तो थीटा कितना होगा, 90 माइनस 30 = 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे b 10⁻⁻1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0 इन 4 सेकेंड, 0 हो गया, ये b1 है, और b2 कितना हो गया 0, और कितने टाइम में, t = 10⁻⁻4 सेकेंड। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज, सिंपल सी बात है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करोगे तो ये कितना था, ΔΦ/Δt, यही था ना। ΔΦ का मतलब BNA cos थीटा, तो BA यहाँ पे भाई थीटा दिया हुआ है अपने पास, BNA cos थीटा की बात करोगे, BNA cos थीटा, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन माइनस सेकंड कंडीशन, 1 नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है, 1 लेके चलो, एरिया दिया हुआ है cos थीटा कितना है अपने पास 60, क्योंकि सेकंड वाले केस में तो 0 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे अपॉन t, तो b की वैल्यू कितनी है अपने पास 10⁻⁻1, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है 100,
इंटू 10 की पावर -4 इंटू थीटा कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी बेटा, कोस 60 1/2 एंड डेल्टा टी 10 की पावर -4 कट 2 से ये 50 टाइम्स कट, तो कितना हो गया 10 की पावर -1 है तो 5 वोल्ट। आंसर कितना आएगा 5 वोल्ट, राइट। एनी डाउट, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ पेपर मॉडरेट है, क्योंकि मॉडरेट नहीं बोलेंगे उसको, इजी है, बट कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं बेटा जो थोड़े ट्रिकी होते हैं। यहाँ पे ट्रिकी नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, आई नो, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो इजी क्वेश्चंस थे। यहाँ पे बात करें देखो 15 ओम रेजिस्टेंस, 80 मिली हेनरी इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी फाइंड करना है, कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ 50 हर्ट्ज AC source, right? If the source voltage and current in the circuit are in phase, एक ही फेज में, then value of capacitance, जब सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस कितना होगा 0, अरे होगा नहीं होगा, tan phi इक्वल टू 0 होगा ना फेज डिफरेंस। और वैल्यू क्या क्या कनेक्टेड है अपने पास, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इंडक्टर कनेक्टेड है और कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो क्या लगता है फॉर्मूला अपने पास बेसिकली LCR सर्किट। और फेज डिफरेंस की बात करें तो ये कितना होता है अपने पास XL, अब जो भी ग्रेटर हो वो अभी बात कर लेंगे, XL माइनस XC अपॉन R, यही होता है। अब यहाँ पे XL और XC की जगह इन्होंने ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टर दिया हुआ है, तो इनको अपन चेंज कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, XL को क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो बेटा भाई, R तो सीधा सा है अपने पास, सिंपल सी बात है। XL इक्वल टू क्या होता है ओमेगा L, XC मतलब 1/ओमेगा C, और ये R अरे है नहीं, और इनकी वैल्यू कितनी है इक्वल टू 0, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना दिया R इन फेज, सेम फेज में, तो ये 0 होगा। अब सब वैल्यू अपने पास गिवन है। ओमेगा बोलो, यहाँ पे कितना दिया है 15 ओम रेजिस्टेंस, ये रहा, इतना हेनरी L गिवन है, एंड कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। ओमेगा की बात करोगे तो ओमेगा के लिए क्या नहीं लगाओगे बेटा 2πf, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो 2πf डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हो, ओमेगा की वैल्यू आएगी, पुट करोगे तो यहाँ से क्या फाइंड होगा आपको, कौन अननोन है, केवल कैपेसिटेंस अननोन है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और वो फाइंड वैल्यू कितनी आएगी 127 माइक्रोफेरेड। सोल्व करना है इसको, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, सब कुछ गिवन है, ओनली C अननोन है, जो अननोन की वैल्यू ही आपकी फाइंड होगी, राइट। नेक्स्ट बात करें अपने पास, तो नेक्स्ट क्या होगा 37 नंबर। अब 37 में क्या दिया हुआ देखो, 4 ऑब्जेक्ट, क्या क्या है W, X, Y एंड Z, राइट। ईच चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना है +Q, यहाँ पे चार्ज कितना है +Q एंड +Q, और यहाँ पे भी चार्ज है +Q। एनी डाउट। बात करें फिक्स्ड 4 पॉइंट्स ऑन ए स्क्वायर ऑफ साइड D, और साइड कितनी दी हुई है D स्क्वायर है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी D, और ये वाली साइड भी D, एंड दिस साइड ऑल्सो D, राइट। बात करें अब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट X इज F, यहां से यहां जो फोर्स अप्लाइड हुआ बोथ चार्ज पॉजिटिव, दिस इज F, राइट। एंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन Z, W का कहाँ निकालना है Z पे, तो यही फोर्स होगा, अरे होगा नहीं होगा, जब इस फोर्स की बात करोगे इसके थ्रू ही निकालना है, अदर बात नहीं करनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली F इक्वल्स टू K Q एंड Q1 Q2, तो ये KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब R कितना होगा, यहाँ से ये R कैसे निकालोगे बेटा, मान लो ये R है तो R कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस D एंड दिस डिस्टेंस इज D/2, अरे होगी नहीं होगी बेटा, ये होगी ना D एंड D/2। एनी डाउट। तो यहाँ से इस डिस्टेंस को आप फाइंड कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, पहले R निकाल लें, R स्क्वायर कितना हो जाएगा
डी स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया अपने पास, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, तो 5 डी स्क्वायर बाई 4, ये आर स्क्वायर है। आर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी अपने पास, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आर इक्वस टू, ये स्क्वायर में हो जाएगा तो कितना आ गया, √5 डी बाई 2, यही हुआ आर। तो अपने पास जब अपन फोर्स निकालेंगे एफ कौन सा, किस पे अप्लाई हो रहा है, जेड पे, किसके थ्रू, डब्लू, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो के क्यू स्क्वायर और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, √5 डी स्क्वायर बाई 4, यही होगा ना बेटा। तो ये कितना हो गया, 5 डी स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर भेज दें। अब यहाँ पे उसने एफ की फॉर्म में आंसर पूछा है, तो एफ की फॉर्म में आंसर निकालोगे तो कितना आएगा, एफ यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पे बात करोगे तो ये 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, दैट इज ये एफ बाई 5, आंसर आया नहीं आया आपका, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सोर्स ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज, टू सोर्स है और उनका ईएमएफ क्या है, इक्वल है। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, ये टू सोर्स है, सोर्स ऑफ ईएमएफ, जिनका ईएमएफ ई बोथ आर इक्वल एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये किससे कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। एनी डाउट, द इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल, ये R1 एंड दिस इज R2। यहाँ पे करंट फ्लो होगी, ये I करंट फ्लो होगी, तो इस डायरेक्शन में करंट I फ्लो हो रही होगी। अब बात कर रहा है वो कहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, R2 इज 0, देन R इज इक्वल टू कैपिटल R की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है बेटा। अब कैपिटल नेट ईएमएफ निकालोगे तो ई नेट कितना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों का सम होता है तो ई प्लस ई 2E। आर नेट निकालोगे तो इन सब का सम होता ही नहीं होता, तो कितना हो गया, आर प्लस R1 प्लस R2, यही है बेटा। अब बात करें अपन बेसिकली यहाँ पे नेट करंट, तो आई नेट करंट कितनी होती थी, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही होगा। अरे होगा नहीं होगा बेटा, नेट ईएमएफ टोटल, ये नेट करंट इक्वल्स टू नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब उसने बात की है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R2, इस R2 की बात करोगे तो बेसिक फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया, E माइनस भाई V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस IR। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू E माइनस IR, यही निकालना है अपन को। अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना दिया हुआ है, R2 इज 0, तो ये 0 हो गया, तो E वही I की वैल्यू प्लेस्ड करोगे 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R इक्वल्स टू 0, और ये R कौन सा R2, उसी के अक्रॉस बात करनी है। जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, उस इक्वेशन को कंप्लीट सोल्व करो, देन यू फाइंड द आंसर इज R2 माइनस R1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 39 क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब करेक्ट में क्या क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, फॉर्म करती ना बेटा, क्योंकि कहां से जाती है, नॉर्थ टू आउटसाइड, तो नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। And second statement is given, magnetic field lines start from north pole and end at south pole। क्या एंड पे वो साउथ, जो एंड है वो साउथ पोल पे हो जाएगा, नहीं ना बेटा, वो कहाँ आती है, आउटसाइड तो होती है, कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ये यहाँ पे एंड नहीं होती, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। And third, the tangent at a point on a magnetic field lines
रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। राइट है बेटा, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो किसकी डायरेक्शन शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड की। दैट इज, दिस स्टेटमेंट इज राइट। अपन फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या वो इंटरसेक्ट करती है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो जब भी इंटरसेक्ट करेगी तो वी फाइंड टू डायरेक्शन एट इंटरसेक्ट पॉइंट विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये वाला भी क्या है? रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा? सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40. The equivalent resistance between A and B of the network shown in figure. आपके पास A and B दिया हुआ है एंड जो A and B के बाद में एक लाइन ड्रॉ हुई है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। दैट इज, करंट यहाँ से फ्लो होगी, यहाँ रेजिस्टेंस है तो क्या उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी? नहीं ना। वहाँ रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्यों फ्लो होगी? टोटल करंट कहाँ फ्लो हो जाएगी? इसमें। तो यहाँ पे जब कोई करंट ही नहीं जाएगी, I इक्वल टू कितना होगा? 0। तो यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है बेटा? दोनों रेजिस्टेंस किस में? सीरीज में। दैट इज R इक्विवेलेंट कितना होगा? R प्लस R, दैट इज 2R। आंसर क्या होगा इसका? सी। आंसर क्या होगा? सी। जबकि यहाँ पे इस क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारों ने ये जब सोल्व किया होगा तो आंसर कितना आ रहा होगा? 2/3R या 3R, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? 2R। ठीक है बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41. अ बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? m. इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b. इसकी डायरेक्शन कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग। इस क्वेश्चंस को बेटा मैंने यही नहीं, टॉर्क वाले की बात नहीं कर रहा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल प्लेस्ड है तो उसके कंडीशन को सही ढंग से पढ़ना, और यहाँ आपको कंडीशन बिल्कुल सही ढंग से पढ़नी है क्योंकि ये जो प्लेस्ड है वो कैसे प्लेस्ड है? इन द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये लिखा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें फोर्स कितना अप्लाइड होगा? 0। टॉर्क कितना होगा? 0। ये थीटा एंगल में प्लेस्ड होता तो कुछ ना कुछ फोर्स तो 0 ही होता। सॉरी बेटा, यहाँ पे फोर्स कितना होगा? 0। टॉर्क कितना होगा? 0। ये थीटा एंगल पे प्लेस्ड होता तो नेट फोर्स 0 होता, बट टॉर्क डज नॉट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 चार्ज 14 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E B upon R square where B equals to 1.2 10⁶ Newton per coulomb and R is in meter. The electrostatic potential energy क्या निकालनी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो कैसे फाइंड करोगे? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है बेटा। किस में प्रेजेंट है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है? एक फोर्स तो पहले से लगेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक तो आपको सबको ही पता है कि क्या लगेगा? KQ1 Q2 अपॉन R, यही है। लेकिन सेकंड क्या लगता है अपने पास? VQ R1 वेक्टर प्लस ये Q1 लोगे तो यहाँ पे VQ2 R2 वेक्टर्स। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे और सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा, कितना आएगा? सोल्व करके देखना। ये इस पैटर्न पे जो था एनर्जी पोटेंशियल से रिलेटेड एनर्जी फाइंड करोगे तो वो पिछली बार अपने क्वेश्चंस बोर्ड में जो क्वेश्चंस था उस पर आया भी था और मैंने टिक करवाया भी था। जब वैल्यू रख के प्लेस्ड करोगे तो ये अपने आंसर होगा। और इसके जो आंसर है मैंने यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेशन लेफ्ट किए। इसमें यदि आपको कुछ डाउट आता है तो इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन की भी मैं अपलोड करूँगा अपनी रेजोनेंस की साइट पे। आप वहाँ से अपने आंसर को भी मैच कर सकते हैं। अभी वीडियो लेक्चर है, मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इन न्यूमेरिकल्स को आप उन पे चेक कर सकते हैं। कंप्लीट आंसर, कंप्लीट कैलकुलेशन।
ठीक है, तो ऐसे समझना, ऐसा मत समझना कि कैलकुलेशन नहीं की है, कैलकुलेशन भी आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट 300 वोल्ट रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर ऑफ 25 pi microfarad connected in series to a 200 volt 50 hertz AC source. The current in the circuit, क्या निकालना है बेटा, करंट, और कौन कौन कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। इसमें मिस्टेक्स है, यहाँ पे वोट की जगह क्या होगा बेटा, बेसिकली ओम, राइट, क्योंकि रजिस्टर है तो ये यूनिट होगी ओम, कनेक्टेड इन सीरीज 250 हर्ट्ज एसी सोर्स। दी करंट, करंट की बात करोगे तो करंट क्या होता है, क्या होगा करंट, V इक्वस्ट आई इक्वस टू वी नॉट अपॉन रूट ओवर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बाई एक्सी स्क्वायर। कैपेसिटर कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा एक्सी स्क्वायर, सीरीज में कनेक्टेड है ये फॉर्मूला लगेगा, अरे अप्लाई होगा नहीं होगा, देखो 50 200 वोल्ट, ये तो 200 हो गया, आर गिवन है अपने पास 300 प्लस, बात करें यहाँ पे एक्सी की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है तो फिर ओमेगा सी लगा दें, और ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है, क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी, तो इसी को किस में चेंज कर दोगे आप 200 अपॉन रूट ओवर ये 300 प्लस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब सब कुछ गिवन है आपके पास, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, सी गिवन है, वैल्यू प्लेस्ड करके जब कैलकुलेट करोगे कंप्लीट कैलकुलेशन होने पे जो आंसर आएगा वो कितना होगा 0.4 एम्पियर। आप सोल्व करके देखें, मैं पहले भी बोल चुका हूँ इसकी जो आंसर की है वो आंसर की कहाँ होगी, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ अपलोड हो जाएगी आज ही, तो वहाँ आप चेक कर लें, अदरवाइज आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट, मैंने आपको बोला था कि लॉस से इससे रिलेटेड इक्वेशन है, रिड्यूस, तो लेमिनेटेड किस लिए की जाती है, टू रिड्यूस द एडी करंट। बोला था मैंने कि एडी करंट की एप्लीकेशन में बोला था कि नंबर ऑफ सीट्स को n लेमिनेटेड कर दो, प्लेस्ड कर दो, द एडी करंट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 टू असर्शन रीजन क्वेश्चंस है। असर्शन रीजन के ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको पता है ही सही। फर्स्ट, नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स along the directions of electric field। क्या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव होता है, अरे कभी नहीं, ओनली पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव तो ये क्या हो गया रॉन्ग, और ऑन अ नेगेटिव चार्ज अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये कहाँ फ्लो होता है अपोजिट टू दी डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन ने डाइपोल में पढ़ा है, तो ए और आर दोनों रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट, द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेट, राइट, कभी वो सेपरेट नहीं कर सकते। थिन से थिन शीट लोगे, मैंने बोला था कि बिल्कुल पतली सी, जैसे आप बुक्स के ऊपर जो लेयर्स होती है उसकी बात करोगे तो उसके वन साइड पॉजिटिव नॉर्थ पोल होता है, तो अदर साइड नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव का मतलब साउथ पोल और अदर साइड इज नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे कभी भी उनको सेपरेट नहीं कर सकते। और मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, कभी सिंगल पोल नहीं हो सकता। बहुत करेक्ट है, लेकिन नहीं होने का मतलब ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशंस दे रहा है, यानी कि ऑप्शंस क्या होगा अपना ए, ठीक है, आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट, व्हेन रेडियस ऑफ करंट कैरिंग लूप इज डबल, रेडियस को कितना कर दिया डबल, एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 4 टाइम्स, सही है बेटा। m इक्वल टू कितना होता है NAI, एक का पाई आर स्क्वायर, तो आपने इस आर को क्या कर दिया डबल करने का मतलब 2R, तो कितनी हो गई 4, क्योंकि स्क्वायर है, n पाई आर स्क्वायर आई, 4 टाइम्स हो गई, तो राइट है। और द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ, ये कांस्टेंट होंगे तो, अरे होंगे नहीं होंगे, तो ये इसका आंसर भी क्या आएगा ए,
ठीक है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ना उसका कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी तो 4 हो गया 4 टाइम्स। नेक्स्ट है हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर। ट्रू है भाई, हायर रेंज लोगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्या लेके चलते हैं, वेरी लो, और आइडियल के केस में तो कितना लेके चलते हैं, 0। तो हायर रेंज लोगे तो लोअर, यानी कि ये ट्रू। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ मीटर एडिशनल शंट इज एडेड इन द सीरीज टू इट। सीरीज में एडिशनल नहीं करेंगे भाई, पैरेलल कनेक्ट करते हैं वहाँ तो ये तो फॉल्स, तो ए ट्रू है और रीजन फॉल्स, तो ऑप्शंस क्या आएगा, सी। एनी डाउट? अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अरे रोंग है भाई, यूज ले सकते हैं, इधर वाली कोयल इधर, इधर वाली इधर, तो इसको यूज ले सकते हो। और ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन। नो, दोनों डायरेक्शन काम होता है, मैंने दोनों में बताया कि एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़, अपन उनको यूज़ ले सकते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे इन्होंने वर्क्स, तो क्या आ जाएगा आंसर बेटा, दोनों ही फॉल्स हैं, तो क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओनली वन डायरेक्शन, रोंग है, वो भी रोंग है, तो जब दोनों ही रोंग है तो फिर आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आके पार्ट बी कंप्लीट होता है, 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको केवल 5 ही करने हैं। तो इक्विपोटेंशियल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शंस ऑफ अ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट 0। कब नहीं होगा, जब वो स्पेस की फॉर्म में है तो उनका 0 नहीं होगा। 4 चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू दिया हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2L, राइट। इट्स शोन इन फिगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए, यहाँ पे निकालना है बिटवीन 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यहाँ पे निकालना है बेटा आपको, वेरी इजी। ये मैंने बोला था पोटेंशियल किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, अरे पोटेंशियल किसकी तरह बिहेव करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि डायरेक्ट सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो इसके थ्रू भी निकलेगा पोटेंशियल, V इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बेटा, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस 2L है, दैट इज ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस L एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो L एंड दिस डिस्टेंस इज, क्योंकि इसकी भी रिक्वायर्ड होगी तो ध्यान दो, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये 2L, ये L, तो ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, इसको कुछ भी नेम दे दो, P दे दें, तो PA कितना होगा, रूट ओवर 2L स्क्वायर, यानी कि 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो 5L स्क्वायर रूट के अंदर, तो कितना हो गया, रूट 5L। एनी डाउट? यहाँ पे वैल्यू निकालें अपन, वहाँ से उन्हें मैंने डिस्टेंस निकाल ली, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू के क्यू, पहले इसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना, अपॉन L के क्यू बाई L प्लस इसके थ्रू निकालोगे वो भी वही होगा, के क्यू बाई L प्लस इसके थ्रू निकालोगे तो माइनस है तो माइनस चार्ज लेंगे, ये के क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो उसका चार्ज लेते हैं, रूट 5L। ऐसे ही इसको निकालोगे तो ये भी माइनस चार्ज होगी, इसके थ्रू यहाँ निकालोगे तो के क्यू बाई रूट 5L। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, यही होगा, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, 2Q अपॉन L कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5। ठीक है, सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट है अपने पास केस्ड बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आई एक्सपेरिमेंटल सेट ऑफ सर्किट डायग्राम गिवन दी, R1 दिया हुआ है कितना 10 ओम, R2 R3 कितना दिया हुआ है 5 ओम और R दिया हुआ है 0 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस ये 0 है एंड E इक्वल्स टू 5 वोल्ट। EMF कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 वोल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या क्या हैं उसी के अकॉर्डिंग पहले अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले इसमें लूप लगा के सोल्व कर लेते हैं कि करंट कितनी कितनी कहाँ कहाँ होगी, उसी की बात करेंगे। तो देखो यहाँ से करंट भाई अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स की बात करें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन करंट यहाँ से I फ्लो हुई तो यहाँ तक तो I फ्लो होगी, इसके बाद यहाँ करंट आपने I1 ली तो इधर कितनी होगी I माइनस I1, यही होगी ना बेटा। यहाँ पे ये एंटर हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव, इधर जा रही है, यहाँ तो 0 है लेकिन फिर भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव।
यहाँ तक करंट I माइनस I1, इधर अगेन I माइनस I1 और I मिलके करंट कितनी हो गई I। तो यहाँ पे लूप लो, ये लूप मैंने क्लॉकवाइज लिया तो करंट KVL यूज़ ले रहे हैं, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तो जीरो है R0, तो ये तो जीरो हो गया, ये 5 वोल्ट पॉजिटिव से निकल रहे हैं, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है बेटा 10 ओम, और इनकी R2 5 ओम और R3 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ से आउट हो रहे हैं, तो माइनस 10 इंटू I1 इक्वस टू 0, तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई 5/10, दैट इज़ 1/2 एम्पियर। ये तो I1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बात करें सेकेंड लूप, तो इसी के साथ ले लें इस लूप को, यहीं से ले लेता हूँ मैं लूप, तो कितना हो गया 5, वहाँ तक चल रहे, माइनस 5 इंटू I माइनस I1 माइनस 5 इंटू I माइनस I1, वापस यहाँ तक पहुँच गए इक्वस टू 0, तो 5 माइनस 5 I1 की वैल्यू भी 5I माइनस I1 की वैल्यू पुट कर दूँ या, ठीक है, माइनस माइनस प्लस पुट कर दूँ ना बेटा साथ के साथ, तो 5I और ये वैल्यू कितनी हो गई प्लस 5I1 की वैल्यू 1/2 इक्वस टू 0। यहाँ पे सोल्व करोगे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी अपने पास, ये माइनस प्लस कट हो गया इसकी वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है अपने पास बेटा, ये कट नहीं होगा, यहाँ ध्यान दोगे ये 5 है, इस टर्म्स को उधर ट्रांसफ़र कर दोगे, तो 5 और 5 10I और ये प्लस प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, कितना 5/2 माइनस 5/2I और ये माइनस 5/2। सोल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, 10I माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्ट या तो एलसीएम लेके सोल्व करो, या मैं डायरेक्ट 2 5/2 इंटू 2 से 2 कट, ये इधर गया प्लस हो गया, तो I की वैल्यू भी कितनी आई 1/1 एम्पियर, राइट। तो यहाँ से I माइनस I1 कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा हाफ एम्पियर, यही हुई वैल्यू। जब ये वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस दिया हुआ है द पॉइंट्स ऑन द सेम पोटेंशियल आर। सेम पोटेंशियल देखो, अब कहाँ सेम पोटेंशियल होगा, सबसे पहली बात करें सेम पोटेंशियल होगा वो किस पे होगा, यहाँ देखो ये H पॉइंट है, ये F पॉइंट है और ये I, क्योंकि ये यहाँ ही सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि इनके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, यहाँ पे भी हाफ एम्पियर और यहाँ पे भी हाफ एम्पियर, तो इस वाले पॉइंट्स पे आपका पोटेंशियल सेम होगा, तो आंसर क्या आएगा F, G एंड H, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो करंट थ्रू ब्रांच BG इज, कौन सी ब्रांच पे आपको निकालना है BG, तो BG ब्रांच कौन सी होगी आपकी, ये B और ये G, तो यहाँ पे करंट कितनी आई बेटा I1, और I1 की वैल्यू कितनी आ रही है हाफ एम्पियर, तो हाफ एम्पियर की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, आंसर क्या आएगा C। एनी डाउट, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके पास, द पावर डिसिपेटेड इन R1। R1 की बात करोगे तो R1 का है आपका बीच वाली ब्रांच में ही है, P इक्वस टू क्या होता है फॉर्मूला, पावर निकालनी ना आपको, डायग्राम आपके पास है, देखो पावर कहाँ निकालनी है R1, ये रहा, यहाँ पे क्या है आपके पास RB है और IB है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पावर का, I²R, यही निकालने अपन, पावर I²/R, I की वैल्यू कितनी थी 1/2, R कितना है 10, सोल्व करोगे क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा बेटा आंसर, सोल्व करोगे तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/10, सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2.5 वोट,
ठीक है, सोल्व कर सकते हैं आई स्क्वायर बाई आर से। आइए आपके पास है ब्रांच में नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। R3 आपके पास लास्ट में, उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इक्वल्स टू आई आर। आई आपके पास उसमें फ्लो हो रही है, R की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, सोल्व करोगे 2.5 वोल्ट। यही आया आंसर, क्या आएगा सी। यहाँ पे आके आपका पेपर कंप्लीट होता है। जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिसका बेकार हुआ हो उसको एग्रीनेस या होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। ये आपके पेपर हैं, चलते रहेंगे, लेकिन आप हर एक पेपर से सीख लें, अपने आप को मोटिवेट करें और नेक्स्ट पेपर में उससे बेटर करने की कोशिश करें। बेस्ट ऑफ लक।